Hello, dear students. You are welcome in today's English class. बच्चों, आपने पिछली वीडियो में समरी तो देखी होगी द लास्ट लेसन की और उसे समझा भी होगा। कई बच्चों ने तो इतना इंटरेस्ट बना लिया होगा कि उन्होंने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया होगा और चैप्टर पढ़ने के बाद सारा चैप्टर जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स ढंग से करेंगे कि आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी सीरीज में चलते सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो आपके सामने 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। तो बच्चों, ये पजल होने वाली बात नहीं है। बात क्या है कि क्वेश्चन सेम है, अलग अलग लगते हैं, लेकिन आंसर सेम है। क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, आंसर सेम है, अलग से भाषा बदली हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि इसका आंसर कोई और तो नहीं आना, लेकिन जब हम समझाएंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि सभी का आंसर सेम क्यों है। तो देखते हैं क्वेश्चन। बट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन हिज स्कूल व्हेन द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम। नरेटर अर्थात जो बोल रहा है, वर्णन करता, उसके स्कूल में क्या क्या चेंजेस आ गए जब बर्लिन से ऑर्डर्स आ गए। आपने समरी में देखा था ना, बर्लिन से क्या ऑर्डर्स आए थे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, बट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ऑन द पीपल स्पेशली ऑन मिस्टर हैमल एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। कि उस ऑर्डर का लोगों पर और मिस्टर हैमल पर क्या असर हुआ। ये भी पहले ही प्रश्न के साथ मिलता है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है इसका, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन स्कूल। इजी सा है कि स्कूल में सिचुएशन कैसे चेंज हो गई। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द लाइफ एट स्कूल produced by the passing of Alsace and Lorraine into Prussian hands. Alsace और Lorraine जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका प्रशियन हाथों में चले जाने से लाइफ पर, स्कूल की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो देखा बच्चों आपने, चारों प्रश्न देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो आंसर एक है। कई बार ना बच्चों हम क्या गलती करते हैं, हमें आंसर आता होता है लेकिन हमें क्वेश्चन का पता नहीं लगता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि यदि आपको प्रश्न आता है तो भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते तब तक आंसर मत करो। कई बार हम गलत चीज़ समझ जाते हैं और गलत आंसर लिख देते हैं, इसी वजह से हमारे अंक कट जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ द फ्रांस के हारने के बाद, आपको पता ही है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, एल्जस एंड लॉरेन, हैड कम अंडर प्रशियन रूल। ये प्रश्न में से ही पता चल जाता है कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्रशिया के हाथों में चले गए। तो प्रशिया ने क्या किया, डिस अलाउ कर दिया टीचिंग ऑफ फ्रेंच को। कहाँ पे, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में। और क्या पढ़ाया जाएगा फिर इसकी जगह पर, फ्रेंच की जगह पर इंस्टेड जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ा, दिस ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टर्न्ड एवरीबॉडी। मैंने स्टर्न वर्ड को अंडरलाइन किया कि इससे हर कोई चकित रह गया, इतना जैसे सन्न सा रह गया। यूजली एट द बिगनिंग ऑफ स्कूल क्या होता था बेटा, मैंने समरी में बताया ना आपको, डेस्क की आवाज़ उनके ओपन करने की, उनसे क्लोज करने की, बच्चों के लेसन रिपीट करने, ऊंची आवाज़ में बोलकर बच्चे बोलते हैं ना, कई बार लेसन के रिपीटेशन करते हैं। और टीचर के रूलर की आवाज़ वो ऐसे टेबल पे बार बार करता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें। ये सभी आवाज़ें होती थी, लेकिन आज तो सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज है। होल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल वॉज चेंज्ड। कैसे चेंज था, स्टूडेंट्स वर इन देयर प्लेसेस, विलेज एल्डर्स हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। इवन विलेज एल्डर जो कभी नहीं आए पहले, आज वो बैक बेंचेस पे बैठे हैं, अटेंड करने आए हैं। और मिस्टर हैमल, वो बेस्ट ड्रेस्ड है, आज उसने अलग कपड़े पहने हुए हैं। वो तो प्राइज के दिनों में, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दिनों में पहनता था। उसने इस स्कूल में 40 ईयर्स से सर्विस की थी और आज उसने बर्लिन के इस ऑर्डर ने उन्हें स्कूल छोड़ने का मजबूर कर दिया। तो आज क्या हुआ, मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन। टीचर ने सबसे पहले ग्रामर रूल्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया। आपको पता है ना, फ्रांस डर रहा था कि उसको ग्रामर के रूल्स नहीं आते थे। उसने सभी बच्चों से, सभी लोगों से अर्ज किया, अर्थात
विनती की कि वो अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखें, इसे मृत मत होने दें। चाहे फ्रांस में इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन को पढ़ाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो जुड़े रहें अपनी इस लैंग्वेज से। स्टूडेंट्स ने इतना एब्सोल्यूट अटेंशन, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह, इतने ध्यान से तो उन्होंने कभी सुना नहीं था। आज उन्होंने टीचर के हर वर्ड को ध्यान से सुना और आज उन्हें रिपेंट हो रहा था, रिपेंटेंस हो रही थी, पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सीखने की इच्छा क्यों नहीं की, क्यों नहीं केयर किया। सभी ने इसकी वैल्यू को आज रियलाइज़ कर लिया था और मिस्टर हैमल बड़े दुख में था क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज से दूर जाना था, अर्थात स्कूल छोड़कर जाना था। तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर जो था वो टेंस हो गया था, ग्रेव हो गया था, सीरियस हो गया था। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। कई क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आंसर्स और क्वेश्चन ऐसे लगेगा जैसे रेपिटेशन है, क्योंकि लेसन तो वही है, समरी भी वही है, थीम भी वही है, उसी में से हमने आंसर अपना मेक करना है। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट। हमें अपनी भाषा में लिखना है कि उस दिन सभी दुखी क्यों थे। एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, रिग्रेट जैसे पछता रहा हो, दुखी हो। The entire classroom, Mr. Hamill as well as those present in the class is full of regret. देखो वही तो है ना, मिस्टर हैमिल के साथ साथ सभी जो क्लास में प्रेजेंट थे रिग्रेट से भरे हुए थे। For what and why? क्यों, किस लिए? और our native language is part of our culture and we are proud of it. हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा होती है, पार्ट होती है और हमें इस पर गर्व होता है। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमिल एंड द विलेज एल्डर्स फॉर हैविंग निग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। आज उन्हें रिपेंटेंस हो रही थी कि उन्होंने इसे क्यों निग्लेक्ट किया। देखो लग रहा है ना कि पिछले क्वेश्चन में भी इसकी तारें जो हैं जुड़ती हैं। तो देखते हैं आंसर। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट, ये तो ऊपर से ही आ गया क्वेश्चन में थे, सभी रिग्रेट से भरे हुए थे। क्यों रिग्रेट था, बार बार यही बात आ रही है। फॉर हैविंग निग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज, कि उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया अपनी नेटिव लैंग्वेज के। आज जब नेटिव लैंग्वेज से दूर जा रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि कितनी वैल्यूएबल थी उनके लिए फ्रेंच, देयर नेटिव लैंग्वेज। दे ऑल लव, आज वो लव कर रहे हैं अपनी फ्रेंच को। सो दे लिसन द लास्ट लेसन सिंसियरली, उन्होंने लास्ट लेसन को बड़ी गंभीरता से सुना, परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ। इवन विलेज एल्डर्स भी वहाँ पे आए हुए थे मिस्टर हैमिल को थैंक करने के लिए और अपनी भाषा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। इन लास्ट लेसन में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने अपने बच्चों को और विलेज एल्डर्स को कहा कि इसे हमें अलाइव रखना है, जिससे कि वो बाद में इसे फ्रीडम के लिए एक की तरह प्रयोग कर सकें, क्योंकि आज वो गुलाम हो चुके हैं, उन्हें आज़ाद होना है। एवरीवन इन द क्लास लिसन्स टू हिम विद रैप्ट इंटेंशन, रैप्ट इंटेंशन पूरे ध्यान के साथ सुनते हैं सभी। उन्हें आज लर्निंग बड़ी इजी लग रही है। दे हैड नेवर बीन सीरियस एट लर्निंग फ्रेंच, कभी उन्होंने फ्रेंच को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं, सीखना ही नहीं चाहा। दे कैन नॉट मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, बीते हुए समय को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आज से अगर वो कोशिश करेंगे तो भी वो फ्रेंच को जिंदा रख पाएंगे, मृतक नहीं होने देंगे। एज देयर विल बी नो टीचिंग फ्रेंच नाउ, दे आर फुल ऑफ रिग्रेट। तो हमारा क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया कि रिग्रेट किस लिए था, निगलेक्ट करने के कारण। और एंड में हमने क्या बताया कि आज जो है, आज से फ्रेंच की पढ़ाई बंद हो जाएगी, इसीलिए वो सभी रिग्रेट से भरे हुए थे। हाँ जी, क्लियर बच्चों? आगे चलें तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? क्या हम अपनी लैंग्वेज में गर्व महसूस कर सकते हैं और दूर तक लेके जा सकते हैं? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स? ये जो भाषावाद होता है, इसके साथ जुड़ाव होता है, इसका क्या अर्थ है? द स्टोरी द लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। कमेंट। जो लास्ट लेसन है वो सारा भाषा के बारे में है,
ये हमने समरी से भी जाना, दोनों प्रश्न जो पीछे किए उनसे भी जाना कि सारा लेसन ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में है, अपनी मदर टंग के बारे में। चाहे ये फ्रेंच लैंग्वेज है, लेकिन हमें मैसेज किया दिया गया है कि अपनी भाषा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी जैसे मदर टंग वैसे देश की हिंदी हो जाती है, हमारे अलग अलग जो स्टेट्स हैं अलग अलग है, पंजाब की पंजाबी है, हरियाणा की हिंदी है, राजस्थान की राजस्थानी, ऐसे अलग अलग भाषाएं हैं, हम उनसे जुड़े होते हैं, हमारा कल्चर जुड़ा होता है, इसलिए अपनी मदर टंग को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज अनऑर्डिनेट लव फॉर वंस ओन लैंग्वेज। क्या होता है? अधिक प्रेम, इनऑर्डिनेट अधिक, ज़्यादा प्रेम अपनी लैंग्वेज से। देखने में ये नेगेटिव है, इट इज़ अ नेगेटिव ट्रेट विच ग्रोज आउट ऑफ एक्सेसिव प्राइड। किनको था? जर्मन लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपना प्राइड दिखाना शुरू किया, क्यों? वे गुलाम हो चुके थे और गुलामी के कारण वो उनकी लैंग्वेज पे भी प्रभाव जमाना चाहते थे, तो ये गलत था। टू कंसिडर वंस लैंग्वेज सुपीरियर टू ऑल द अदर लैंग्वेजेस इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। अपनी ही लैंग्वेज को सुपीरियर समझना गलत है। अपनी लैंग्वेज से प्यार होना ठीक है, लेकिन लैंग्वेज को सुपीरियर समझना, दूसरी लैंग्वेज को भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये भी इसी की एक एग्जाम्पल है। इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। डैमेजिंग इफेक्ट्स देखो, फ्रेंच लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि फ्रेंच को नहीं पढ़ाना, जर्मन पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उन्होंने एक बार भी फ्रेंच पीपल के बारे में नहीं सोचा। इम्पोज कर दिया, इम्पोज मतलब फोर्स कर दिया। अल्जेस एंड लॉरेन के लोगों को जर्मन नहीं आती, वो फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इम्पोज कर दिया, फोर्स कर दिया। किसी को फोर्स से कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू डोमिनेट इवन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल। ये तो एक कोशिश थी कि फ्रेंच लोगों के दिलों तक राज किया जाए, डोमिनेट किया जाए। लेकिन प्यार से तो किसी को जीता जा सकता है, लेकिन युद्ध से नहीं। द रूलर्स वांटेड टू रॉब द फ्रेंच ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी। वो क्या चाहते थे? कि फ्रेंच लोग अपनी पहचान को भूल जाएं। फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो लोग फ्रेंच को ही जानने लगेंगे और जर्मन को ही जानने लगेंगे, फ्रेंच को भूल जाएंगे। ये उनका मानना था। टू लव वंस लैंग्वेज इज गुड। अपनी भाषा को प्यार करना तो ठीक है, बट टू थिंक इन्फीरियर ऑफ अदर्स इज वेरी बैड। पर दूसरों के बारे में ऐसे घटिया समझना तो गलत है ना। इसीलिए मिस्टर हैमल, उन्होंने बच्चों को ये लिंग्विस्टिक लीगेसी, शोविनिज्म नहीं, लीगेसी, उत्तराधिकार, उन्होंने कहा कि बच्चों अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखो, और बच्चों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ बेटा? कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो है, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर समझना गलत है। अपनी लैंग्वेज को प्यार करना ठीक है। लैंग्वेज को प्यार करो, ना कि इनऑर्डिनेट लव, ज़रूरत से ज़्यादा। दूसरों को घटिया मत समझो। यही इस क्वेश्चन का जो आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ हैमल एज अ टीचर। एज टीचर के रूप में मिस्टर हैमल के कैरेक्टर स्केच को देना है हमने। अ टीचर शुड बी अ फ्रेंड, अ फिलोसोफर एंड अ गाइड फॉर हिज पीपल्स। अपने विद्यार्थियों के लिए टीचर मित्र भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, फिलोसोफर भी होता है। डू यू थिंक मिस्टर हैमल फिट्स इन टू दिस इमेज ऑफ अ टीचर? क्या मिस्टर हैमल इस इमेज में फिट आते हैं? तो हमने बेटा देखा पीछे वाले क्वेश्चंस में भी, समरी में भी, कि मिस्टर हैमल एक आदर्श अध्यापक हैं जिन्हें अपने बच्चों के, अपने देश की चिंता है। तो इसका आंसर ये है, एम हैमल इमर्जेस एज एन एपिटोम ऑफ एन आइडियल टीचर इन द स्टोरी। हाँ जी, लास्ट लेसन में जो मिस्टर हैमल है, एमर्ज होना, उत्पन्न होना, दिखाई देना, एपिटोम ऑफ एन आइडियल टीचर, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, आदर्श अध्यापक के रूप में इमर्ज होते हैं। शुरू में इनिशियली उन्हें पोर्ट्रे किया गया, जैसे नरेटर अपने शब्दों में बताता है, स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी टीचर। स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी टीचर कौन होता है? जैसे रूलर के साथ, उनके हाथों में हमेशा रूलर होता है और उसे टेबल पर वो ऐसे नॉक करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, और बच्चों को स्कॉल्ड भी करते हैं। जैसे फ्रांस डर रहा था कि अगर उसे ग्रामर का वो रूल याद नहीं होगा तो उनके टीचर उन्हें डांटेंगे, और उनके हाथों में जो रूलर है उससे ऐसे लगता है जैसे वो इनसेंसिटिव हैं, बच्चों की फीलिंग्स को समझते नहीं। वैसे भी बेटा, अगर टीचर आपकी चिंता करता है तभी वो ऐसे करता है। अगर टीचर को आपकी चिंता ही नहीं है तभी नहीं। ज़रूरी नहीं कि मारना होता है, मारना ज़रूरी नहीं होता,
लेकिन चिंता करना, बच्चों को समझाना। बट लेटर वी फाइंड हिम टू ए वेरी हार्ड वर्किंग, डिवोटेड एंड कंपैशनेट टीचर। क्या देखते हैं हम बाद में? हार्ड वर्किंग तो वह हैं, बहुत मेहनती हैं। डिवोटेड, अपने विषय और अपने देश और अपने बच्चों के प्रति वो समर्पित हैं। कंपैशनेट, लविंग है, बच्चों को प्यार करते हैं, इसीलिए तो इतने इमोशनल हो जाते हैं। He gives his last lesson with utmost sincerity and patience. अंतिम लेसन भी वो इतनी सिंसियरिटी के साथ देते हैं कि सभी का सभी आज ही दे दूं बच्चों को, क्योंकि फिर इनसे मुलाकात नहीं होगी। और लिसन टू हिम अटेंटिवली, और सभी ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उन्हें सुनते हैं। वो भी अपना काम मेंटेन रखता है, काम मतलब अपनी शांति को बनाए रखता है, अपने आप को इंटीग्रेट करके रखता है। कितना इमोशनली वो अंदर से डिस्टर्ब है, लेकिन अपने आप को वो इंटीग्रेट करके रखता है। जब फ्रांज आंसर नहीं दे पाता तो वो स्कॉल्ड नहीं करता, बल्कि एक्सप्लेन करता है, उसकी फॉल्टरिंग के लिए बताता है कि उसका केवल उसका फॉल्ट नहीं है, सभी का फॉल्ट है कि बच्चे को कुछ नहीं समझ आया। और सभी से क्या विनती करता है वो? पिछले प्रश्न में हमने देखा था, टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, कि अपनी लैंग्वेज को जीवित रखो, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट की का काम करेगी हमारे लिए। हम अगर गुलाम हो गए हैं तो कभी आज़ाद भी होंगे, और ये लैंग्वेज भी हमारी साथी बनेगी। बीइंग डीपली पैट्रियोटिक, ही इज चोक्ड विद इमोशन, क्योंकि वे देशभक्त है पूरी डेप्थ में, इसीलिए वो इमोशंस के साथ चोक हो जाता है और बोर्ड पे लिखता है, वी विल लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, के फ्रांस हमेशा जीवित रहे। तो हम देखते हैं कि वो एक आइडियल टीचर हैं, एक ट्रू गाइड हैं, अ पैट्रियट हैं, जो अपने बच्चों को और इवन विलेजर्स को भी इंस्पायर करते हैं। ये था उनका कैरेक्टर। उनके सभी गुण इसमें प्रकट होते हैं कि बच्चों के लिए वो कितने ध्यान से कार्य करते हैं, अपना पूरा अपने अंदर जो ज्ञान है वो बच्चों को देना चाहते हैं। तो समझ में आया कैसे थे मिस्टर हैमल? Okay, go to the next question. Franz thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? बहुत ही डीप फिलोसफिकल क्वेश्चन है बेटा। फ्रांस बैठे बैठे क्लास में सोचता है, जब उसे पता लगता है कि फ्रेंच भाषा को अब बोला नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा और जर्मन बोलनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तो वह सोचता है क्या जो जर्मन लोग, जो बर्लिन वाले लोग पिजन्स को भी जर्मन बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि छत पर पिजन्स के बोलने की आवाज़ आ रही थी ना। बट कुड दिस मीन, इसका क्या अर्थ है? हाउ डज दिस एक्सप्रेशन इवोक फीलिंग्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डोमिनेशन बाय मैन? ये जो एक्सप्रेशन है, ये भेदभावपूर्ण, इनडिस्क्रिमिनेट होती है ज़्यादा डोमिनेशन, बिना बात की डोमिनेशन, कि अगर आपने एक स्टेट को हरा दिया तो उस पर ऐसे काबज हो जाना, इवन की लैंग्वेज भी छीन लेना। तो इसका मतलब ये है, ये लाइन तो देखने में सीधी सी है कि अब पिजन्स को भी जर्मनी गाना गाने को कहेंगे, बोलने को कहेंगे, लेकिन इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये है कि किसी की नेचुरलिटी, किसी की के अंदरले भाव को चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं इसका आंसर। दिस फिलोसफिकल आइडिया ऑफ फ्रांस सिग्नल्स द इरोनी ऑफ लाइफ। जिंदगी के व्यंग्य की ओर जाता है ये आइडिया। मैंने आपको क्वेश्चन समझाते हुए भी बताया कि किसी के नेचुरल भाव को चेंज नहीं किया जा सकता। मैन हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पावर। पावर को प्राप्त करने के लिए आदमी में हमेशा इच्छा होती है, और जब पावर मिल जाती है, वो शक्ति अचीव कर लेता है, तो उसे मर्सीलेसली यूज़ करते हैं, बिना सोचे समझे, निर्दयता से। दे एक्वायर नॉट ओनली लैंड्स बट ऑल्सो मास्टर द सोल्स ऑफ द पीपल। वो चाहते हैं कि केवल लैंड पे कब्जा तो हो गया, काबज हो गए वो एल्जस एंड लॉरेन पर, लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाते हैं कि लोगों से फ्रेंच छीन लें, उन्हें जर्मन बना दें। तो ये तो गलत है ना। वैसे तो लैंड पे काबज होना भी गलत है, किसी और की ज़मीन को हम क्यों छीनें, लेकिन वो भी छीन ली और दिलों और आत्माओं तक भी कब्जा करना चाहते हैं। जब फ्रांस को ये पता लगता है लास्ट लेसन में फ्रेंच में, तो वो इतने स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में सोचता रहता है कि क्यों मनुष्य दूसरे मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहता है। और उसने जब पिजन्स की आवाज़ सुनी तो उसे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है
क्या उनकी इस नेचुरल साउंड को रोका जा सकता है? क्या पिजन्स भी समझेंगे इस बात को कि वो भी अब फ्रेंच के नहीं रहे, जर्मन के हो गए? क्योंकि जर्मन जो हैं वो फ्रेंच की आइडेंटिटी को रॉब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्रेंच लोग अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाएं, वो जर्मन का पार्ट बन जाए। इसीलिए जो लेखक है, राइटर है, उसने पिजन्स के माध्यम से ये मैसेज देना चाहा है कि हम किसी के दिल और आत्मा पर काबज नहीं हो सकते, उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। दिस इज द अरोगेंस ऑफ प्रशियंस। अरोगेंस क्या होता है? घमंड। ये तो प्रशियंस का घमंड है कि हम जीत गए तो सभी चीज़ों पर हमारा ही अधिकार होगा। नो, दे कैन नॉट इंस्लेव ह्यूमन हार्ट्स एंड सोल्स। लैंड को तो इंस्लेव कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन हार्ट एंड सोल्स को नहीं। तो इसका बड़ा डीप में अर्थ है बेटा, इसे ध्यान से करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Comment on the basis of the story, the last lesson. इस लेसन में बताया गया है कि जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट करके रखते हैं तब वो गुलाम भी नहीं हो सकते, और बाद में भविष्य में आज़ादी की चाबी की भी उनकी लैंग्वेज बन जाती है। इसका क्या अर्थ है? मेरे ख्याल में सभी प्रश्नों के उत्तरों में से जे हमें क्लियर हो गया। फिर भी हम इसे विस्तार से देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। पॉलिटिकल एंस्लेवमेंट इज अ कर्स फॉर एनी नेशन। किसी भी देश के लिए गुलाम होना एक अभिशाप है। इससे उनकी आइडेंटिटी खो जाती है, कल्चर खो जाता है। क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में किया कि रूलर्स केवल लैंड्स पे अधिकार नहीं करते बल्कि ह्यूमन सोल्स तक को अधिकार में लेना चाहते हैं। वे नेटिव पीपल पर इतनी सारी रुकावटें, रोकें लगा देते हैं कि उनको अपना जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, उन्हें सांस लेना तक दूभर हो जाता है। तो मदर टंग उनको बाइंड करके रखती है। ऐसे बुरे समय में मदर टंग में उन्हें बाइंड करती है। देखो, हम किसी और देश में चले जाएं तो वहाँ की भाषा हमें पूरी तरह से नहीं आ पाती, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी भाषा वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो हमें कितना अपनापन लगता है। यही फ़र्क होता है मदर टंग में। और ये स्टैंड करती है एज अ सिंबल ऑफ प्राइड। ये हमारी हेरिटेज एंड कल्चर, हमारी विरासत को बांध के रखती है, संभाल के रखती है। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ होप एंड की टू प्रिजन। ये आशा का काम करती है। अंधेरे में ये आशा की किरण बन जाती है और बाद में हमें आज़ाद रहने के लिए प्रेरित करती है। तो इस स्टोरी में, द लास्ट लेसन में, मिस्टर हैमल फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच अपने कंट्रीमैन को, अपने स्टूडेंट्स को, विलेज एल्डर्स को अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करने के लिए कहते हैं, इसकी रखवाली करने के लिए कहते हैं। वो मानते हैं कि जब तक लोग इसे होल्ड करके रखेंगे तो वो फ्रीडम से दूर नहीं रहेंगे। कमिंग जनरेशन जल्दी ही फ्रीडम प्राप्त कर लेंगी और ये जो आज़ादी की लड़ाई है, वार ऑफ लिबरेशन है, कंटिन्यू रहेगी और एक दिन वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने अलग अलग सोर्सेस से और अपने दिमाग से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, नोट्स के रूप में लेके आई हूँ मैं आपके पास, इसलिए कि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकें, अच्छे से उत्तर लिख सकें। तो इन प्रश्नों का आपने पूरा प्रयोग करना है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। मुझे लगता है कि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, अर्थात से इन्हें याद भी करेंगे, इनके नोट्स भी बनाएंगे। तो ठीक है बेटा, अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम छोटे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3-4 लाइनों में, 5-6 लाइनों में होते हैं, वो हम करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।